हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में कंटिन्यू करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था SN2 रिएक्शन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। हमने देखा कि किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ फंडामेंटल इवेंट्स होते हैं। फंडामेंटल इवेंट क्या होता है? तो देखिए, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा AB और लेट्स से इसके साथ C- आया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? AC प्लस B-, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, एक न्यूक्लियोफाइल C- ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल B- को रिप्लेस कर दिया। C- आया और उसने इस B- को बाहर निकाल दिया। हमने देखा था कि C- को हम लोग कहते थे न्यूक्लियोफाइल और जो B- बाहर चला गया इसको हम लोग कहते थे लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग बात किया जाए कि किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो फंडामेंटल इवेंट है। पहला इवेंट है ये बॉन्ड का टूटना, यानी बेसिकली लिविंग ग्रुप को बॉन्ड तोड़ना होगा। कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटेगा और लिविंग ग्रुप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाहर निकल जाएगा। इट विल डिपार्ट एज Lg-। तो लिविंग ग्रुप Lg- की तरह बाहर निकल जाएगा। दूसरा काम ये होगा कि ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये देखिए C का A के साथ, ठीक है। तो दूसरा काम होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे, ठीक है, बेस अटैक करता है प्रोटॉन पे या हाइड्रोजन पे। तो अगर इन दो फंडामेंटल इवेंट्स एक साथ होते, साइमल्टेनियस कॉन्सर्टेड प्रोसेस होता, तो वो SN2 मैकेनिज्म है जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर ये इवेंट 1 पहले हो जाए और उसके बाद इवेंट 2 हो, यानी कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूट गया। कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड जब भी टूटेगा तो लिविंग ग्रुप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ चला जाएगा, ठीक है। अगर ये पहले हो जाए और बाद में न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाने आए तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे SN1। SN2 रिएक्शन में ये दोनों इवेंट एक साथ होते थे, साइमल्टेनियस, ठीक है। देखा जाए SN1 नाम क्यों रखा हमने? अगेन S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब है इट इज यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर कहने का मतलब है RDS हैज मॉलिक्यूलरिटी 1। तो RDS का मॉलिक्यूलरिटी 1 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी हम सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन का डिफाइन करेंगे, ठीक है। यही सही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऑर्गेनिक में इस बात को बहुत ध्यान नहीं दिया जाता और सिंपली RDS का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर देते हैं एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी, ठीक है। तो जाना जाए, अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो यहां नंबर ऑफ स्टेप्स हैं दो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट कितने बनेंगे? 2, और इंटरमीडिएट कितने बनेंगे? 2 - 1 दैट इज 1, ठीक है। तो हमने देखा कि SN1 2 स्टेप का रिएक्शन है। 2 स्टेप का रिएक्शन कैसे? पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप बॉन्ड तोड़ेगा और Lg- की तरह बाहर निकल जाएगा, और स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल आएगा और बॉन्ड बनाएगा। ये 2 स्टेप का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर सही कहा जाए तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती, लेकिन हम इस बात की बहुत चिंता नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं
कि आरडीएस की मॉलिक्यूलरिटी 1 है, इसीलिए इसको मैं यूनिमॉलिक्यूलर कहता हूं। ठीक है, क्या कहता हूं इसको? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखा जाए इस रिएक्शन को क्या होगा यहां। तो सबसे पहले लेट से मेरे पास एक आरएक्स है जो कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है, यहां लीविंग ग्रुप कौन है? ये जो हैलोजन लगा है यही लीविंग ग्रुप है। तो पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में होगा ये कि ये जो लीविंग ग्रुप है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल जाएगा, x माइनस की तरह बाहर निकल गया। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ठीक है, तो यहां sp3 कार्बन, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक sp2 कार्बन में। ठीक है, मुझे एल्किल हैलाइड से क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा कार्बोकैटायन। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होने जा रहा है? तो पहले स्टेप में जो मेरा आरएक्स था, ठीक है, एल्किल हैलाइड, वो कन्वर्ट हो गया कार्बोकैटायन में। इस कार्बोकैटायन का बनना ही आरडीएस है। यही स्लो स्टेप है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सो स्टेप 1 इज आरडीएस। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, तो स्टेप 2 जो कि एक फास्ट स्टेप है, इसमें क्या होगा? ये जो कार्बोकैटायन है इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और बॉन्ड बना लेगा। सो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक द कार्बोकैटायन और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक 2 स्टेप का रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन और यही स्टेप आरडीएस है। दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप है जिसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन के साथ बॉन्ड बना लेता है। अल्टीमेटली अगर आप रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को देखें, ये है आपका रिएक्टेंट जहां हेलोजन लगा हुआ है X, और अगर आप प्रोडक्ट को देखें तो आपको दिखाई देगा कि यही हेलोजन की जगह अब क्या लगा हुआ है? NU न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या दिखेगा? लीविंग ग्रुप को हटा के न्यूक्लियोफाइल लग गया। ठीक है, और इसीलिए ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर हम बात करें एनर्जी डायग्राम की, तो सबसे पहले मैंने क्या जाना कि ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। शुरुआत कहां से होगी किसी भी एनर्जी डायग्राम की? रिएक्टेंट से। एंड कहां होगा? प्रोडक्ट P पे। ठीक है, जो भी आपका एनर्जी मैक्सिमा दिख रहा है वो होगा ट्रांजिशन स्टेट, और जो भी आपका लोकल एनर्जी मिनिमा दिख रहा है वो है इंटरमीडिएट। सो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2 एंड दिस इज इंटरमीडिएट, और एक ही इंटरमीडिएट बना है। आप चाहें तो इसको इंटरमीडिएट 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस एक्सिस पे क्या है? एनर्जी। एनर्जी हम किस फॉर्म में ले सकते हैं? एंथैल्पी के फॉर्म में या गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अगर आपने एंट्रोपी डेटा भी कैप्चर किया है तो आप गिब्स फ्री एनर्जी की बात करिएगा, और अगर एंट्रोपी डेटा कैप्चर करना मुश्किल है, हम वो काम नहीं किए हैं, तो हम एंथैल्पी की ही बात करेंगे, उसी से काम चला लेंगे। ठीक है, तो देखा जाए दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन। दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। ठीक है, अगला डेल्टा H रिएक्शन कितना होने जा रहा है? आपको पता है कि हर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनर्जेटिकली ड्रिवन होता है, यानी डेल्टा H रिएक्शन और डेल्टा G नॉट विल बी निगेटिव। रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक और एक्सर्गोनिक। ठीक है, तो अगर आप एंथैल्पी के टर्म में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक, अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो। स्टेप 1 आरडीएस है, और ये हमें पता चलेगा ये देख के कि जो स्टेप आरडीएस होता है उसका ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो
RDS इज स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 2 इज फास्ट। और अंतिम बात की जाए, ये है हेमंड पोस्टुलेट के बारे में। आप देखिए कि ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी मैक्सिमा होता है, ये स्पीशीज ट्रांजिशन स्टेट वाली स्टेबल नहीं होती। इसकी एनर्जी को अगर आप एक्सपेरिमेंटली नापना चाहते हैं तो ये बड़ा कठिन काम होगा। तो हम लोग ये एनर्जी नाप पाए, ये बहुत कठिन होगा। तो हेमंड पोस्टुलेट क्या कहता है? हेमंड पोस्टुलेट कहता है कि यहां देखिए आपको 3 स्पीशीज दिख रही हैं, एक रिएक्टेंट R, एक ये ट्रांजिशन स्टेट 1 और एक ये इंटरमीडिएट I1, ठीक है। अब हेमंड पोस्टुलेट कहता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट 1 किसके जैसा होगा? तो या तो वो रिएक्टेंट जैसा होगा या तो इंटरमीडिएट जैसा होगा, क्योंकि यहां से यहां जा रहे हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा? कुछ बॉन्ड टूटते हुए, कुछ बॉन्ड बनते हुए दिखेगा। रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट की तरह ही तो इन दोनों के बीच में बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट दिखेगा, कुछ कुछ वैसा ही दिखेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फिर भी रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट में किसको ज्यादा रिजेंबल करेगा, तो जवाब है जो इसके एनर्जी के करीब है। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ये है, उसके करीब एनर्जी किसकी है? इंटरमीडिएट की या रिएक्टेंट की? तो आप देखेंगे रिएक्टेंट एनर्जी में ज्यादा दूर है ट्रांजिशन स्टेट से, इंटरमीडिएट पास में है, ठीक है। तो हेमंड पोस्टुलेट यही कहता है कि ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, वो दिखेगा रिएक्टेंट या इंटरमीडिएट की तरह और ज्यादा दिखेगा उसकी तरह जो कि एनर्जेटिकली उसके ज्यादा करीब है, यानी यहां ज्यादा दिखेगा किसकी तरह? इंटरमीडिएट 1 की तरह। तो हम यहां सिंपली लिखें TS1 will more closely resemble I1, इंटरमीडिएट 1 की तरह ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा दिखेगा। अगर आप ये डेटा कैप्चर नहीं कर सकते, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कैप्चर नहीं कर सकते, तो इंटरमीडिएट का जो एनर्जी है वही कैप्चर कर लो, और जहां आपको ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी की जरूरत पड़े उसकी जगह प्रॉक्सी यूज करो इंटरमीडिएट का एनर्जी। प्रॉक्सी शब्द फिर से समझा दें। अगर मुझे पता करना है कि क्लास में सबसे तेज बच्चा कौन है, तो एक तो तरीका होगा कि मैं आऊं और एक सरप्राइज टेस्ट ले लूं। दूसरा तरीका क्या होगा कि हम क्लास 10th का आपका बोर्ड का रिजल्ट देखें और जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स है मान ले कि वही सबसे तेज है। तो प्रॉक्सी का मतलब यही होता है कि अगर मैं एग्जैक्ट चीज कैप्चर नहीं कर पा रहा हूं, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कैप्चर नहीं कर पा रहा हूं, तो उसकी जगह इंटरमीडिएट का एनर्जी ही इस्तेमाल कर लूं। क्यों इस्तेमाल कर लूं? क्योंकि इसको मैं नाप नहीं पा रहा हूं। एक्सपेरिमेंटली अगर मुझे ये नहीं नाप पाए तो यही इसी से काम चला लें, ठीक है। सो दिस इज हेमंड पोस्टुलेट। देखा जाए और बात की जाए SN1 रिएक्शन के बारे में, तो स्टेप 1 जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज द RDS। स्टेप 1 जिसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है, I1 जनरेट हो रहा है, वही RDS है। रेट लॉ अगर मैं लिखूं तो रेट लॉ किसको देख के लिखते हैं? रेट लॉ देख के लिखते हैं RDS को। और अगर आप RDS स्टेप यहां देखें तो ये स्टेप 1 यही RDS है। RDS में कौन अपीयर हो रहा है? क्या RX अपीयर हो रहा है? जवाब है हाँ। क्या न्यूक्लियोफाइल अपीयर हो रहा है? जवाब है नहीं, न्यूक्लियोफाइल तो सेकेंड स्टेप में दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप स्टेप 1 RDS को देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको RX दिख रहा है, और इसीलिए अगर आप स्टेप 1 RDS को देख के रेट लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्टेप 1 को RDS को देख के अगर आप रेट लॉ लिखेंगे तो आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K टाइम्स RX, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल तो दिखा ही नहीं, ये नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड फास्ट स्टेप में अपीयर हुआ था। तो न्यूक्लियोफाइल जो है अपीयर्स
इन सेकेंड फास्ट स्टेप। ठीक है, तो ये नहीं दिख रहा है, केवल Rx दिखा है। और अगर ऐसी बात है तो ऑर्डर क्या होगा, Rx की पावर 1 है, इसीलिए ऑर्डर विल बी 1। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन का ऑर्डर भी 1 होता है, लेकिन ऑर्डर 1 है इसलिए उसका नाम SN1 नहीं है। SN1 इसलिए नाम रखा उसका क्योंकि RDS यूनिमॉलिक्यूलर था, RDS का मॉलिक्यूलरिटी 1 था। हाँ, ये संयोग की बात है कि उसका ऑर्डर भी 1 आ गया। ठीक है, अगला रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है? सो रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। और हमने पढ़ा था कि जब भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जनरेट होगा तो हमेशा वो रीअरेंज हो सकता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में। सो क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? जवाब है हाँ। ठीक है, तो कार्बोकैटायन हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में, ठीक है, रीअरेंज होगा। हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, अब हम लोग बात की जाए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। ठीक है, SN1 रिएक्शन में होता क्या था? पहले स्टेप में जो आपका Rx है यही लीविंग ग्रुप है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और लीविंग ग्रुप जो है Br विल डिपार्ट एज Br-। अगर ये Br- की तरह चला गया ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, तो ये जो कार्बन है इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ये जो कार्बन sp3 था, अब ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? sp2 में। कार्बोकैटायन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और ये कैसा हो गया? नाउ दिस इज प्लेनर। ठीक है, यही स्टेप 1 है, यही RDS है। अब अगर किसी कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो ये अटैक का चांस जितना, ठीक है, अप साइड से होगा उतना ही डाउन साइड से होगा, जितना फ्रंट से होगा उतना ही बैक से होगा। तो अगर ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है तो हो सकता है न्यूक्लियोफाइल ये बाहर से आके इस पे अटैक करे, या हो सकता है बोर्ड के अंदर से आके इस पे अटैक कर रहा हो। ठीक है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर पे जब भी अटैक होगा तो आपको दिखेगा कि आपको एक रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। यू विल गेट प्रोडक्ट एज रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, अगर हम फिर से फिशर बनाने की बात करें तो आपको दिखाई देगा कि ये H2O जो न्यूक्लियोफाइल था इसने अटैक किया। H2O न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया तो कुछ H2O तो वहीं आया जहां ये ब्रोमीन पहले लगा हुआ था, वहीं आया, इसीलिए इसको मैं कह रहा हूं रिटेंशन। और कुछ अपोजिट तरफ से आता हुआ दिखेगा। क्यों अपोजिट साइड से आ रहा है? क्योंकि एक बार जब ये कार्बोकैटायन बन गया प्लेनर स्पीशीज तो H2O को क्या पता कि ब्रोमीन किधर लगा था। ठीक है, उसको क्या पता ब्रोमीन किधर लगा था, उसके पास तो इक्वल चांस है फ्रंट और बैक दोनों से आने का। इसीलिए आपको दिखाई देगा कि कुछ केस में तो H2O वहीं जाके लगा जहां ब्रोमीन था, और कुछ केस में आपको अपोजिट तरफ से जाके लगता हुआ दिखेगा। यानी रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा, और दोनों का चांस 50-50% है, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर पे वाटर का अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट और बैक साइड से इक्वली लाइकली है। ठीक है, दोनों तरफ से बराबर चांस है, बराबर प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और इसीलिए मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, SN2 में मुझे इन्वर्जन मिलता था क्योंकि वहां बैक साइड अटैक होता था। SN2 में इन्वर्जन और SN1 में रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस वाज अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट SN1 रिएक्शन के बारे में जान लिया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनरेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन या फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकैटायन इज द RDS। तो फर्स्ट फॉर्म कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही RDS है। एक बार कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया तो वो रीअरेंज हो सकता है। रीअरेंज कब हो सकता है? अगर रीअरेंजमेंट के बाद पहले से ज्यादा स्टेबल मिल रहा हो।
ठीक है, रीअरेंज कार्बोकेटायन पहले वाले कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल हो रहा हो, हमने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन पहले ही पढ़ लिया है। तो यहां लिखा है मे रीअरेंज, हो भी सकता है रीअरेंज, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा अगर रीअरेंजमेंट होगा तो ये एक फास्ट स्टेप होगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि कब कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट कब आरडीएस होगा, ठीक है, जब बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिल रहा होगा, तो वो सब बात हम पहले ही कर चुके हैं। हम कह रहे हैं कि SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट इज ए फास्ट स्टेप, तो रीअरेंजमेंट इज ए फास्ट स्टेप। रेट हम लोग कैसे निकालेंगे? सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन। ध्यान दीजिएगा, हम यहां क्या कह रहे हैं, हम ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी या ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी अगर नहीं डिटरमाइन कर सकते तो हम इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी, उसका एनर्जी प्रॉक्सी की तरह यूज कर सकते हैं। और इसीलिए हमने क्या कहा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन। यहां याद रख लीजिए कि ये प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 1, ठीक है। और अगर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है तो हो जाएगा। और फाइनली जो आपको प्रोडक्ट बनाना है, मेजर प्रोडक्ट बनाना है, वो हमेशा बनाना है किससे? रीअरेंज कार्बोकेटायन से, ठीक है। कभी भी करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन से प्रोडक्ट नहीं बना लीजिएगा अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो। रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो हम लोग मेजर प्रोडक्ट हमेशा रीअरेंज कार्बोकेटायन से ही बनाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल लिया जाए और इस बात को और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझा जाए, ठीक है। ये एक मेरे पास एलाइलिक, ठीक है, एलाइड है, उसमें भी बात किया जाए तो 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, यही मेरा सबस्ट्रेट है, इसी पे मुझे SN1 रिएक्शन कराना है। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं वाटर के साथ, ठीक है, और SN1 रिएक्शन करा रहे हैं। दूसरी तरफ ये मैंने एक और RX लिया, ठीक है, और इसका भी SN1 रिएक्शन मैं करा रहा हूं। हम इसकी बात बाद में करेंगे कि क्यों ये SN1 है, क्या कोई और रिएक्शन हो सकता था, नहीं, अभी हम कह रहे हैं कि आपको SN1 रिएक्शन ही कराना है, ठीक है। SN1 रिएक्शन कराना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लीविंग ग्रुप को बाहर निकालेंगे। लीविंग ग्रुप यहाँ कौन है, ये क्लोरीन, यहाँ लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप को आप बाहर निकालेंगे, कैसे बाहर निकालेंगे? एज Lg माइनस यानी Cl माइनस की तरह इसको बाहर निकाल देंगे। और पहला स्टेप 1 और RDS विल बी जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सो स्टेप 1 और यही RDS होने जा रहा है, इज जनरेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन। करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन से मेरा मतलब क्या है, अरे जहां आपको लीविंग ग्रुप दिख रहा है उसको बाहर निकालो और कार्बोकेटायन बना दो, उसी कार्बोकेटायन को क्या कहोगे? करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन या फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटायन। क्या ऐसा कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकता है? जवाब है हां। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो हो जाए, देखा जाए। यहां देखिए जो कार्बोकेटायन बना, क्या वो एलाइलिक है, क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? सो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ऑलरेडी स्टेबल है, रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। ये सेकंड केस में जो कार्बोकेटायन बना, क्या ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है? क्या ये रीअरेंज हो सकता है? जवाब है हां, ये रीअरेंज हो सकता है। बगल के कार्बन पे देखो, ये 1 ये 2, बगल के कार्बन से अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो ये रीअरेंज हो जाएगा 1,2 H- शिफ्ट से। क्या रीअरेंज होके अब ये एलाइलिक बन जाएगा? जवाब है हां, रीअरेंज होके ये 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटायन बन जाएगा। इसको हम R' प्लस लिख लें,
ठीक है, इसको मैं करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन नहीं कहूंगा, ये वाला था मेरा करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन जो पहले बना था। So this was corresponding carbocation and this is rearranged carbocation. तो ये क्या है? rearranged carbocation R डैश प्लस। पहले केस में रीअरेंजमेंट जो है वो उसकी जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज था, तो यहां हो जाएगा स्टेप 2 एंड दैट विल बी अटैक ऑफ H2O न्यूक्लियोफाइल। तो यहां H2O न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया। H2O में ये ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है और इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये आपको मिल गया। ठीक बात है। यहां स्टेप 2 वाज रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यहां स्टेप 2 क्या है? रीअरेंजमेंट। हाँ, रीअरेंज कार्बोकैटायन पे स्टेप 3 है अटैक ऑफ H2O न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर न्यूक्लियोफाइल का अटैक ये यहां स्टेप 3 है और यहां भी सिमिलरली आपको दिखा H2O ने अटैक किया, बॉन्ड बना लिया। लास्ट स्टेप यहां क्या है? सो दिस इज स्टेप 3। स्टेप 3 है, ये क्या है? एक प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो स्टेप 3 क्या है? H प्लस का बाहर निकलना या डी प्रोटोनेशन। सो दिस इज डी प्रोटोनेशन। एक बात हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि एल्कोहल का प्रोटोनेशन या डी प्रोटोनेशन इज ऑलवेज फास्ट स्टेप, इज ऑलवेज फास्ट स्टेप। तो एल्कोहल का प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन मतलब अगर मैं ये एल्कोहल दिख रहा है और वापस जा रहा होता तो ये कहलाता प्रोटोनेशन एल्कोहल का, ये फास्ट स्टेप है। और यहां H प्लस का बाहर निकलना डी प्रोटोनेशन, ठीक है, ये भी फास्ट स्टेप है। तो एल्कोहल का प्रोटोनेशन और डी प्रोटोनेशन दोनों ही फास्ट स्टेप होता है। एल्कोहल का डी प्रोटोनेशन आपने कराया स्टेप 3 में और फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया? एल्कोहल। सो एल्कोहल इज प्रोडक्ट। ये नीचे वाले केस में क्या हुआ? ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। ठीक है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल एंड दिस इज स्टेप 4। ठीक है, डी प्रोटोनेशन और फाइनली इस केस में भी आपको एल्कोहल प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखे जाएं जो यहां लिखे। नंबर ऑफ स्टेप्स, आप देखिए इस केस में कितने स्टेप लगे? 3 स्टेप और इसमें कितने लगे? 4 स्टेप। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टेप्स 3 या 4। ए में 3 स्टेप, बी में 4 स्टेप। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक SN1 रिएक्शन में 2 ही स्टेप लगे। ठीक है, प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन, ठीक है, रीअरेंजमेंट, ये सब पॉसिबल है। लेकिन हम लोग अगर सिंपलिस्टिक केस जब पढ़े थे तो उसमें हमने क्या कहा था कि 2 स्टेप तो होगा ही SN1 रिएक्शन में। जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम यहां देखे तो पता चला कि रीअरेंजमेंट होता है। और ध्यान दीजिएगा, रीअरेंजमेंट एक ही बार हो ये जरूरी नहीं है, 5 बार, 15 बार, 50 बार भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स वेरी कर जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स यहां वेरी कर गए, 2 नहीं रहे, 3 और 4 हो गए। अगला बात किया जाए आरडीएस। आरडीएस कौन सा स्टेप होगा? आरडीएस हमेशा होगा जनरेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कभी भी, ठीक है, आपका आरडीएस नहीं होने जा रहा है, वो फास्ट स्टेप ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जहां करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बन रहा है इस रिएक्शन में, देखिए करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन कहां बन रहा है? ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बना स्टेप 1 में। स्टेप 1 इज आरडीएस। दोनों ही केस में स्टेप 1 आरडीएस है। सेकंड केस में देखिए ये जो रीअरेंजमेंट वाला स्टेप है, स्टेप 2, ये आरडीएस नहीं हो सकता।
जनरेशन ऑफ रीअरेंज कार्बोकैटायन विल नॉट बी आरडीएस। ठीक है, तो दोनों ही केस में आरडीएस क्या है, आरडीएस इज स्टेप 1, ए में भी और बी में भी। अगला चीज क्या कह रहा है, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन। हमेशा आपको पता है, ठीक है, कि जनरेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन यही आरडीएस होने जा रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन। तो दोनों में ही आपको करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन को देखना पड़ेगा, जो कि स्टेप 1 के बाद बन रहा है, आरडीएस के बाद बन रहा है, और उसी के बेसिस पे करना होगा। कभी भी रीअरेंज कार्बोकैटायन को देख के रेट की बात नहीं करनी है। वापस चला जाए और करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन को देखा जाए तो ये है करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन। यहां करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जबकि यहां करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन जो था ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, जिसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। रीअरेंजमेंट के बाद ये 2 डिग्री एलाइलिक हो जा रहा है, ज्यादा स्टेबल बन जा रहा है, लेकिन रीअरेंज को तो देखना ही नहीं है जब रेट की बात करनी है। तो रेट की जब भी बात करनी होगी, आप सिर्फ करस्पॉन्डिंग को देखेंगे और कहेंगे रेट ऑफ ए ग्रेटर देन रेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए में आपको क्या मिला था, दिस वाज एलाइलिक 1 डिग्री एंड दिस वाज ओनली 1 डिग्री कार्बोकैटायन। सिर्फ आप करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन को देखिएगा। रीअरेंज होके बी में बाद में 2 डिग्री एलाइलिक बन जाता है, लेकिन उसको नहीं देखना। ठीक है, एनर्जी डायग्राम की बात कर ली जाए तो हमने देखा कि जो मेरा पहला रिएक्शन था वो 3 स्टेप में हो रहा था। सो दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ठीक है, शुरुआत कहां से, रिएक्टेंट से, अंत कहां, प्रोडक्ट पे। ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 3, इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2। ठीक है, ये ए केस में था, और बी वाले केस में क्या था, 4 स्टेप का रिएक्शन था। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड दिस इज स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है R से I1, स्टेप 2 क्या है, I1 से I2, स्टेप 3 क्या है, I2 से P। यहां दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 3, ट्रांजिशन स्टेट 4। 4 स्टेप का रिएक्शन है, इसीलिए 4 ट्रांजिशन स्टेट और 3 इंटरमीडिएट I1, I2 एंड I3। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, R से I1 ये स्टेप 1 है, I1 से I2 स्टेप 2 है, I2 से I3 यही स्टेप 3 है, और I3 से P यही स्टेप 4 है। दिस इज स्टेप 4। ठीक है, तो 4 स्टेप का हो गया। ये बात समझ में आया? अब और इधर वापस चला जाए और यहां लिख लिया जाए सभी को, कौन क्या है। तो ये मेरा है रिएक्टेंट, ये भी है रिएक्टेंट। ठीक है, यहां जो कार्बोकैटायन बना ये है इंटरमीडिएट, ये भी है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट कौन सा, इंटरमीडिएट 1। ठीक है, हाँ, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनने के दौरान ट्रांजिशन स्टेट बना होगा। ठीक है, आगे चला जाए। इंटरमीडिएट ये था 1 और ये है इंटरमीडिएट 2। यहां पे ये जो बना ये है इंटरमीडिएट 2। यहां देखिएगा इंटरमीडिएट 2 की कौन है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और यहां इंटरमीडिएट 2 कौन है, रीअरेंज कार्बोकैटायन। ठीक है, और इंटरमीडिएट 2 के बाद यहां क्या बन गया, तो यहां मुझे मिल गया प्रोडक्ट P, जबकि यहां इंटरमीडिएट 2 कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट 3 में, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में, और इंटरमीडिएट 3 के बाद आपको मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है,
तो आपने देख लिया कि आपने जो मार्क किया है स्पीशीज को वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, यहां इंटरमीडिएट 1 कौन है, दिस इज कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट 2 कौन है, दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, सो दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और ये प्रोडक्ट फाइनली कौन, एल्कोहल। रिएक्टेंट कौन था, RX था। यहां पे रिएक्टेंट कौन है, RX। इंटरमीडिएट 1 कौन है, दिस वाज कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट 2 कौन है, रीअरेंज कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट 3 कौन है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और फाइनली प्रोडक्ट कौन है, एल्कोहल। ठीक है, ये बात समझ में आए, कोई दिक्कत इसमें। अब इस डायग्राम में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात यहां यह है कि ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1। N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, और S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। हम यहां किस पे फोकस कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इट इज एनर्जेटिकली ड्रिवन। डेल्टा H रिएक्शन विल बी निगेटिव, यानी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहली बात, एनर्जी डायग्राम में गौर करिए कि ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, आप देखिए प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनाया गया है, डेल्टा G0 इज निगेटिव। ठीक है, यहां भी आप देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है, डेल्टा G0 इज निगेटिव। ठीक है, अगली बात क्या की जाए, नेक्स्ट है RDS हैज हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट। इस एनर्जी डायग्राम में देखिए जो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी मैक्सिमम है ये है, यहां पे ये है, और जिस स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी मैक्सिमम है वही RDS है, यानी यहां स्टेप 1 RDS होगा, यहां भी स्टेप 1 RDS होगा। ठीक है, हालांकि ये बात अलग है कि हमने पहले जान लिया था कौन RDS है और फिर एनर्जी डायग्राम बनाया था। ठीक है, उल्टा भी अगर एनर्जी डायग्राम को सही मान लिया जाए तो हम रिएक्शन के बारे में भी वही बात कर सकते हैं उल्टा तरफ से। तो एनर्जी डायग्राम को अगर मैं सही मान लूं तो उसके हिसाब से भी दिखता है, हाँ स्टेप 1 RDS है। उल्टा भी कह सकते हैं स्टेप 1 RDS था, इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट 1 का एनर्जी सबसे ज्यादा बनाया गया। अगला बात, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स एंड इंटरमीडिएट्स विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जितने भी आपके ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट्स बने हैं, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 3, I1 और I2, इनकी एनर्जी, ये सबकी एनर्जी देखो ज्यादा है किससे, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से। ठीक है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये लोग सबसे कम हैं और उसमें भी प्रोडक्ट सबसे कम है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जितने ट्रांजिशन स्टेट और जितने इंटरमीडिएट हैं उन सबकी एनर्जी ज्यादा है किससे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट की सबसे कम, उससे थोड़ी ज्यादा रिएक्टेंट की, और बाकी सभी इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट इन सबकी एनर्जी इन दोनों से तो ज्यादा है। अंतिम बात की जाए कि स्टेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन, करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन कौन है, R+, कैन बी यूज्ड एज प्रॉक्सी फॉर डेल्टा G डबल डैगर। यानी स्टेप 1 जो कि RDS था, स्टेप 1 जो कि RDS है, अगर मैं ये एनर्जी नहीं नाप पा रहा हूं, ये एनर्जी अगर मैं नहीं नाप पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है, ये एनर्जी मैक्सिमा है ना, ये रुकेगा ही नहीं किसी टाइम, तो हम नापेंगे कैसे। ठीक है, ये बनते ही तुरंत जो है वो टूट जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट जाने के दौरान बनता है, उसका जो, ठीक है, जो उसका पूरा प्रेजेंस है वो बहुत कम समय के लिए है और उसकी एनर्जी नापनी बहुत कठिन है। तो ये एनर्जी अगर मैं नहीं नाप सकता तो उसकी जगह मैं इस एनर्जी को यूज कर लूंगा, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट को प्रॉक्सी की तरह यूज करूंगा ट्रांजिशन स्टेट के। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में अगर हम नहीं जानते तो जितना जानकारी मुझे इंटरमीडिएट के बारे में है
हम वही निकाल लेंगे और मान लेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट उसी के जैसा है, इंटरमीडिएट जैसा ही है। तो ट्रांजिशन स्टेट 1 के बारे में अगर मैं उसकी एनर्जी नहीं निकाल सकता तो इंटरमीडिएट 1 की एनर्जी निकाल लूं और ट्रांजिशन स्टेट 1 की जगह इंटरमीडिएट 1 की एनर्जी का इस्तेमाल करूं। इसी को हम कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन कैन बी यूज्ड एज प्रॉक्सी फॉर डेल्टा जी डबल डैगर। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम उसको प्रॉक्सी की तरह यूज कर सकते हैं। यही हेमंड पोस्टुलेट है। ठीक है, आगे चला जाए तो हमने जो भी पढ़ा SN1 रिएक्शन के बारे में एक बार जल्दी से रिकैप कर लिया जाए, उसके बाद कुछ सवाल लगाया जाएगा। पहला चीज हमने क्या पढ़ा है, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप का रिएक्शन है। ठीक है, हाँ आपको 2 स्टेप की जगह 3 या 4 भी दिख सकता था, वो भी हमने बात कर ली। ठीक है, तो सिंपलिस्टिक केस क्या है कि 2 स्टेप का रिएक्शन होगा। अनलाइक SN2 जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन था, सिंगल स्टेप में कॉन्सर्टेड प्रोसेस थी। अगला रेट लॉ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप RDS था, स्टेप 1 इज RDS, और उसको देख के जब हम रेट लॉ लिखते थे तो उसमें सिर्फ RX अपीयर होता था। ठीक है, तो रेट लॉ इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K टाइम्स RX। इसको देख के अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा जाए तो ऑर्डर विल बी 1। रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन के। और कौन कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक, एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम ठीक है मिथाइल कार्बोकैटायन। अब आप ध्यान से सुनिए, 3 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकैटायन करस्पॉन्डिंग बनेगा भी, 1 डिग्री और मिथाइल कार्बोकैटायन तो बनेगा ही नहीं। अगर कार्बोकैटायन में ये बात कह रहे हैं तो हम क्या ये भी कह सकते हैं कि 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX ये SN1 देंगे। ठीक है, 1 डिग्री RX और CH3X ये तो SN1 देंगे ही नहीं, क्योंकि इनका करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बहुत कम स्टेबल है। ठीक है, फिर से सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जा रहा है। यहां CH3 प्लस और 1 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत कम स्टेबल होगा और इसीलिए रेट बहुत कम होगा। रेट इतना कम होगा कि हम कहेंगे रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। अच्छा, CH3 प्लस करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बनेगा किससे, CH3X से। 1 डिग्री कार्बोकैटायन करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन किससे बनेगा, 1 डिग्री RX से। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि CH3X और 1 डिग्री RX ये SN1 देता ही नहीं है। ठीक है, कौन देता है, बेला जो है आपका बेंजाइलिक देगा, एलाइलिक देगा। ठीक है, और जो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड, ठीक है, एरोमेटिक, वो सब लोग देंगे। फिर 3 डिग्री देगा, 2 डिग्री देगा। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों नहीं देते हैं, 1 डिग्री RX और CH3X SN1 देते ही नहीं है। SN1 रिएक्शन को क्या क्या चाहिए आप देखिए, अगर आप SN1 रिएक्शन देंगे तो पहले स्टेप में होता क्या था, RX से आपको R प्लस और X माइनस मिल जाएगा। यही स्टेप 1 RDS था। क्या लीविंग ग्रुप को बाहर निकलना है RDS में, और अगर ऐसा है तो क्या आपको बढ़िया लीविंग ग्रुप चाहिए। दूसरा बात, क्या न्यूक्लियोफाइल RDS में अपीयर हो रहा है, जवाब है नहीं। अगर न्यूक्लियोफाइल RDS में अपीयर ही नहीं हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों लोगे, या न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा क्यों लोगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल और लो कंसंट्रेशन। ये बात हम आगे और समझाएंगे जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 की बात करेंगे, ये और डिटेल में बात किया जाएगा। अगला, हमको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों चाहिए ये बात समझो। स्टेप 1 है क्या, RX के बीच में बॉन्ड टूटना है। बॉन्ड टूट के कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज बननी है। अगर आपका सॉल्वेंट प्रोटिक होगा, यानी उसके पास H+ भी मौजूद होगा, तो क्या वो X- को भी घेर सकता है और R+ को भी घेर सकता है, दोनों को सॉल्वेट कर सकता है। सॉल्वेशन एनर्जी मुझे मिल सकती है। RX के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए थी, और ये एनर्जी मुझे सॉल्वेशन से मिल सकती है। सॉल्वेशन R+ और X- का कब होगा, जब मेरे पास सिस्टम में H+ मौजूद हो।
ठीक है, इसीलिए मैं कैसा सॉल्वेंट ले रहा हूं, प्रोटिक, जो कि मुझे H+ दे पाए। अंतिम बात, ये जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है इसमें मदद कर सकता है लुईस एसिड कैटलिस्ट, इसीलिए लुईस एसिड कैटलिस्ट का भी हम इस्तेमाल करते हैं SN1 रिएक्शन में। इस बात की हम लोग आगे और चर्चा किया जाएगा जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे, SN1 SN2 का कंपैरिजन देखेंगे। तो अब हमने आपको जब सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा रहे थे तभी मैंने कहा था कि इन जनरल सॉल्वेंट का काम होता है कि वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट ना करे एक्सेप्ट SN1, और हम SN1 ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इन SN1 रिएक्शन सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। SN1 रिएक्शन में आपको अलग से न्यूक्लियोफाइल लेने की जरूरत नहीं है, आपने जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर आपने सॉल्वेंट लिया है वाटर तो उस SN1 रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर आपने सॉल्वेंट लिया है अमोनिया तो उस SN1 का नाम होगा अमोनोलिसिस। अगर आपने सॉल्वेंट लिया है इथेनॉल तो उस SN1 का नाम होगा इथेनोलिसिस। और अगर आपने सॉल्वेंट लिया है एसिटिक एसिड या एसिटिक एनहाइड्राइड, दोनों में से कोई भी, तो उस SN1 रिएक्शन का नाम होगा एसिटोलिसिस। ठीक है, SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट खुद ही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ठीक है, आगे चला जाए, कुछ क्वेश्चन लगाया जाए। तो सबसे पहले आप देखिए यहां लिखा है राइट SN1 प्रोडक्ट। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको रिएक्टेंट का स्टीरियो केमिस्ट्री भी दिया है, आपको बता रहा है, ठीक है, कि वो कैपिटल R कॉन्फ़िगरेशन का है कि कैपिटल S कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री आपको बताया जा रहा है फिशर में, ठीक है, वेज डैश में, तो किसी ना किसी तरीके से आपको बताया जा रहा है। आप ध्यान अगर दिए होंगे तो आपको पता होगा SN1 प्रोडक्ट हमेशा रैस्मिक मिक्सचर होता है। और दूसरा बात, आपको रीअरेंजमेंट मिल सकता है। तो दो बातों का आपका ध्यान देना है कि रीअरेंजमेंट और रैस्मिक मिक्सचर। यहां जो 3 क्वेश्चन लिखे हैं इसमें रीअरेंजमेंट तो नहीं होने जा रहा है, हाँ, आपको बस रैस्मिक मिक्सचर बनाना है। तो पहले वाले में देखा जाए, सबसे पहले CH3HPH लीविंग ग्रुप कौन है, यही Cl लीविंग ग्रुप है। यहां लीविंग ग्रुप कौन है, OTS टॉसिलेट, आपने पढ़ा था टॉसिलेट बढ़िया लीविंग ग्रुप है। और यहां लीविंग ग्रुप कौन है, ब्रोमीन। कैसे लीव करेगा, Cl- की तरह, OTS- की तरह और Br- की तरह ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या बना देगा, कार्बोकैटायन। ठीक है, और उस कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा, क्या बनाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाएगा। और फिर क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल मिलेगा। तो मैं कार्बोकैटायन नहीं बनाने जा रहा हूं, मैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल नहीं बनाने जा रहा हूं, मैं सीधे प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूं एल्कोहल। एक बार क्या होगा, जहां ये Cl था वहीं OH आया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, वो रीअरेंज अगर हो सकता है तो हो जाएगा। फिर वाटर अटैक करेगा, क्या बनाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और फिर डीप्रोटोनेशन के बाद एल्कोहल बनेगा। ठीक है, मैं इंटरमीडिएट 1 कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट 2 रीअरेंज कार्बोकैटायन अगर बनता हो तो, या प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ये नहीं बनाने जा रहा हूं, मैं सीधे प्रोडक्ट बना रहा हूं एल्कोहल। ठीक है, आपको डिफिकल्टी हो तो आप सारा बना के लिख सकते हैं, हम सीधे डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। अब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बनना क्या है, रैस्मिक मिक्सचर। अगर उसको रैस्मिक मिक्सचर बनना है तो जहां से Cl गया वहीं OH आएगा, और इसको हम लोग कहेंगे रिटेंशन। रिटेंशन क्यों, क्योंकि जहां Cl था वहीं अब OH आया। और फिर दूसरा क्या होगा, इसका मिरर इमेज, जिसमें क्या दिखेगा, इन्वर्जन। सो दिस इज इन्वर्जन। दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, रिटेंशन वाला भी और इन्वर्जन वाला भी।
ठीक है, और इसीलिए रेसमिक मिक्सचर इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होने जा रहा है? रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, दूसरा केस देखा जाए, एक जहां ओटीएस था वहीं OH आ जाए, ये वेज पे था ओटीएस, OH कहां आया? वेज पे। और दूसरा क्या होगा? इसका मिरर इमेज, और मिरर इमेज कैसा दिखेगा? बेसिकली OH कहां चला जाए? डैश पे। अगेन दिस इज रिटेंशन एंड दिस इज इन्वर्जन। तीसरा केस देखा जाए, ब्रोमीन कहां है? ये है डैश पे। अगर मैं कहूं रिटेंशन, यानी ब्रोमीन की जगह जो OH आने वाला है वो कहां आएगा? ब्रोमीन था डैश पे, OH भी आएगा डैश पे। OH आ गया डैश पे, बाकी लोग जैसे थे R1, R2, R3। ठीक है, जहां ब्रोमीन था वहीं OH। और फिर दूसरे में क्या होगा? ब्रोमीन था आपका डैश पे और OH को ले आइए आप वेज पे। OH आ गया वेज पे और बाकी लोगों को अब लिख दिया जाए R1, R2 और R3 चला गया डैश पे, क्योंकि वेज तो ऑक्युपाई कर लिया है किसने? OH ने। दिस इज अगेन, दिस इज रिटेंशन एंड दिस इज इन्वर्जन। रिटेंशन क्यों? क्योंकि डैश से ब्रोमीन गया, डैश पे OH आया। इन्वर्जन क्यों? क्योंकि डैश से ब्रोमीन गया और यहां वेज पे OH आया। ठीक है, तो रिटेंशन और इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगला देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सेज राइट SN2 प्रोडक्ट। SN2 जब आपने पढ़ा था तो ध्यान दीजिए, वहां हमेशा इन्वर्जन होता था। हमेशा क्या होता था? इन्वर्जन। और रीअरेंजमेंट तो हो ही नहीं सकता, कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं था, सिंगल स्टेप का कॉन्सर्टेड प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां अगर मुझे बात करनी हो SN2 रिएक्शन की, तो हम सबसे पहले क्या करते थे? हम लोग जो आपका रिएक्टेंट था उसी को उलट देते थे, उसका मिरर इमेज बना लेते थे। तो सबसे पहले रिएक्टेंट का ही मैं मिरर इमेज बना लूं। ठीक है, सभी केसेस में ये कर लूं। मैं अभी रिएक्टेंट का मिरर इमेज बना रहा हूं। तो पहला काम मुझे क्या करना था? मुझे मिरर इमेज बनाना था। और फिर दूसरा काम क्या करना है? अरे जहां लिविंग ग्रुप दिख रहा है उसको अब मिटा दीजिए, क्लोरीन को मिटा दीजिए, यहां OTS को मिटा दीजिए, यहां ब्रोमीन को मिटा दीजिए और यहां पे क्या लिख दीजिए? अब न्यूक्लियोफाइल को लिख दीजिए। न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस, तो OH को यहां लिख दें। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो अगर आप SN1 को देखें तो आपने दोनों बनाया था, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों। ठीक है, और SN2 को जब बनाना है तो आपने सिर्फ इन्वर्जन बनाया, यानी बेसिकली आपने इस साइड जो भी लिखा है यही इन्वर्जन वाली चीजें, सिर्फ इन्वर्जन बनाओगे किसमें? SN2 में। और SN1 बनाना था तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनाया था। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ लिया SN1 SN2 का। अब अगला बात समझा जाए। हमने कहा था कि सॉल्वेंट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल फॉर SN1 रिएक्शन। तो हमें क्या समझना है? यहां क्वेश्चन कहता है राइट प्रोडक्ट एंड कंपेयर रेट। सबसे पहले अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है तो आपको जानना है कि वर्किंग न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा। जैसे आपने देखा था, अगर वाटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो क्या होगा? आपने देखा सबसे पहले SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया अगर वाटर तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, फिर जाके फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा। ठीक है, या आप ये समझें कि अगर वाटर न्यूक्लियोफाइल है तो वर्किंग न्यूक्लियोफाइल कौन है? वर्किंग न्यूक्लियोफाइल आपका हो गया OH माइनस। ठीक है, इसी तरह अगर आपका मिथेनॉल, और यहां देखिए लुईस एसिड कैटलिस्ट भी दिया है, दिस इज लुईस एसिड कैटलिस्ट, ये भी इशारा कर रहा है कि ये SN1 रिएक्शन है।
खैर सॉल्वेंट मिथेनॉल अगर यही न्यूक्लियोफाइल है तो वर्किंग न्यूक्लियोफाइल कौन है यहां? वर्किंग न्यूक्लियोफाइल इज CH3O-. अगेन वाटर, वर्किंग न्यूक्लियोफाइल विल बी OH-. वर्किंग न्यूक्लियोफाइल हम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट? देखो बच्चा, अगर तुम एक स्टेप में कार्बोकेटायन बनाओ, फिर वाटर का अटैक करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाओ और फिर डीप्रोटोनेशन करके अल्कोहल बनाओ, तो ये लंबा रास्ता है। छोटा रास्ता क्या होगा? छोटा रास्ता ये होगा कि तुम जानो कि ये सभी के सभी SN1 रिएक्शन है और फाइनली आपको लगाना क्या है? वर्किंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन ये सारे फास्ट स्टेप होते हैं। पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ, फिर उसका डीप्रोटोनेशन कराओ, इसको कंप्रेस कर दिया जाए और वर्किंग न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल कर लिया जाए। वाटर को अटैक करा के हम न्यूक्लियोफाइल की तरह फिर डीप्रोटोनेट कराएं, उससे बढ़िया क्या है, आसान क्या है कि हम समझ लें कि वर्किंग न्यूक्लियोफाइल है OH-. ठीक बात है। अगर आप ये समझ गए तो आपको समझ में आ गया कि ब्रोमीन की जगह फाइनली लगना क्या है, Br- बाहर निकलेगा, OH- उसकी जगह लगेगा। ठीक है, ब्रोमीन बाहर निकलेगा, OH नहीं, यहां CH3O उसकी जगह लगेगा। ब्रोमीन बाहर निकलेगा, उसकी जगह OH लगेगा, यहां पे, यहां ब्रोमीन निकला और CH3O लगेगा, यहां पे भी OH लगेगा। ये बात समझ में आया? अब हाँ, ये रिएक्शन में क्योंकि सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है, कहीं कहीं लुईस एसिड भी दिया हुआ है कैटलिस्ट, ये सब बता रहा है कि SN1 रिएक्शन है। अगर SN1 रिएक्शन है तो दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। SN1 में दो चीजों की परवाह, पहला रैसमिक प्रोडक्ट आपको मिलेगा, रैसमिक मिक्सचर, और दूसरा बात कि कार्बोकेटायन रीअरेंज कर सकता है, कार्बोकेटायन रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में जा सकता है। ठीक है, पहले वाले में देखा जाए, अगर आप कार्बोकेटायन बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? CH3 थ्राइस C+। ठीक है, ऑलरेडी इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए काफी स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिला है आपको, रीअरेंज होगा नहीं। फाइनली इसी पे वर्किंग न्यूक्लियोफाइल OH ले आके लगा दो और प्रोडक्ट लिख दो इसको, सो दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि यहां कायरल सेंटर रिएक्टेंट में भी नहीं है और प्रोडक्ट में भी नहीं है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की क्या बात की जाए, क्यों फिशर बनाया जाए? ठीक है, तो जब कायरल सेंटर नहीं है तो फिशर क्यों बनाएं, क्यों इन्वर्जन रिटेंशन की बात करें, ये सब बातें तो तब जब कायरल सेंटर होता है। दूसरा देखा जाए, सेकेंड पार्ट, यहां जो आपका कार्बोकेटायन बनेगा दैट विल बी CH3CH CH3CH2+। दिस इज करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन है जो कि रीअरेंज हो सकता है, और रीअरेंजमेंट हमेशा होगा अगर आपको कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मिला है SN1 रिएक्शन में तो, और इसको रीअरेंज कराया जाए। रीअरेंजमेंट के बाद ये क्या बन जाएगा? CH3C+, CH3CH3, कैसे? 1,2H- शिफ्ट के साथ। ध्यान रखिएगा, इस तरह का रीअरेंजमेंट हमेशा एक फास्ट स्टेप होता है। RDS क्या है? इसका जनरेशन। तो RDS क्या है? करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन का जनरेशन, उसका रीअरेंजमेंट तो फास्ट स्टेप ही होगा। हाँ, ये आपको अगर मिल गया तो यहां से भी फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलने जा रहा है? फाइनल प्रोडक्ट ऊपर वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने सॉल्वेंट दूसरा लिया है। ठीक है, वाटर नहीं लिया है आपने, इस बार तो मिथेनॉल लिया था, तो CH3OH। अगेन आप इसका अटैक कराएंगे, फिर आपको प्रोटोनेटेड इस बार मिलेगा, प्रोटोनेटेड इथर, उसका डीप्रोटोनेशन कराएंगे। ठीक है, एक बार बना के दिखा दें तो प्रोटोनेटेड इथर मिलेगा आपको CH3 थ्राइस CO CH3H+, और फिर क्या करेंगे आप? यहां से H+ निकालेंगे, डीप्रोटोनेशन करेंगे,
और डीप्रोटोनेशन अगर करेंगे तो ये प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी ईथर। ठीक है, अगला देखा जाए इस केस में। ठीक है, इस केस में भी आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले कार्बोकेटायन बनाना है CH3 CH प्लस CH2 CH3। सो ये हिस्सा जो है ये बेसिकली C2H5 है, ये CH3 है, ये CH है। ब्रोमीन आपने हटाया Br माइनस की तरह। ठीक है, और कार्बोकेटायन जनरेट कर दिया क्योंकि आपको SN1 रिएक्शन दिख रहा है। सॉल्वेंट जो है वाटर वही यहां न्यूक्लियोफाइल है। और अगली बात की जाए क्या यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? जवाब है नहीं। अटैक कौन करेगा? वाटर क्या बनाएगा? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और फिर क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्कोहल। तो सीधे उसी को लिख देते हैं CH3 CH OH C2H5। लेकिन देखिए ये कायरल सेंटर है। ठीक है, यहां रिएक्टेंट में कायरल सेंटर था, प्रोडक्ट में भी कायरल सेंटर है, यानी आपको यहां स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी जरूरी होगी। आपको बताना होगा कि ये रैस्मिक है। ठीक है, तो रैस्मिक बताने का तरीका क्या होगा? एक तो आप यहीं प्लस माइनस लिख दें। दूसरा तरीका क्या होगा? आप फिशर बना के दिखाएं। आप दिखाएं कि यहां रिटेंशन भी हुआ और इन्वर्जन भी हुआ। तो हम वही बात करते हैं, यहां CH3 C2H5 HOH और एक इसका मिरर इमेज। ठीक है, तो ये क्या है? OH को देखिए, ये OH वहीं आया जहां ये ब्रोमीन था। ठीक है, तो जहां ब्रोमीन अगर वहीं OH आया तो उसको आप कहेंगे रिटेंशन, और जहां ब्रोमीन था अगर उसके अपोजिट तरफ OH आया तो इसको कहिएगा इन्वर्जन। तो ये है इन्वर्जन, ये है रिटेंशन। ठीक है, अब ये हो गया प्रोडक्ट की बात। ध्यान दीजिए हमने प्रोडक्ट क्या लिखा है। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करें तो यहां प्रोडक्ट बना है आपके पास एल्कोहल। प्रोडक्ट क्या है? एल्कोहल। यहां प्रोडक्ट क्या है? जवाब है प्रोडक्ट है ईथर। तो ईथर इज द प्रोडक्ट। यहां अगर कोई पूछे कि प्रोडक्ट क्या है तो जवाब है रैसमिक एल्कोहल। ठीक है, तो जो एल्कोहल आपको प्रोडक्ट मिला है वो है क्या? रैसमिक मिक्सचर है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि आपको प्रोडक्ट क्या मिला। तो राइट प्रोडक्ट में, ठीक है, अगर प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ठीक है, कायरल सेंटर है, तो आपको उसकी बात करनी होगी। तो ये बात हो गई प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट क्या बना, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या था। ठीक है, अगली बात है कंपेयर रेट। और रेट कंपेयर करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन देखना है, रीअरेंज कार्बोकेटायन को तो देखना ही नहीं है। यहां देखिए करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन, यही ब्रोमीन हटाए यही प्लस लिख दिए, क्या मिला? करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन वाज 3 डिग्री R प्लस 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला। यहां पे यही ब्रोमीन हटाए प्लस लिख दिए, ये क्या मिला? 1 डिग्री R प्लस और केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे देखिए यही ब्रोमीन हटाएं यही प्लस लिखे, यहां क्या मिला? 2 डिग्री R प्लस, कितने अल्फा हाइड्रोजन? तो 3 यहां 2 यहां, 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर रेट की बात होगी तो सबसे ज्यादा रेट किसका होने जा रहा है? सबसे ज्यादा रेट होगा A का, उसके बाद रेट किसका होगा? C का, और उसके बाद रेट किसका होगा? B का। ठीक है, तो अगर हम रेट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट A का सबसे ज्यादा, फिर C का, फिर B का, क्योंकि ये 3 डिग्री था, ये वाला 2 डिग्री था, ये 1 डिग्री था। इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन और 1 अल्फा हाइड्रोजन। 1 अल्फा हाइड्रोजन था, हाँ, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन था। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने SN1 रिएक्शन भी पढ़ लिया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग
SN1 एंड SN2 रिएक्टिविटी दोनों के बीच में कंपैरिजन हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।